हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी पीवाईक्यू, यूपीएससी में पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है ये आप समझते ही होंगे, और हम लोग लगातार पीवाईक्यू सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। पेपर 2 यानी सीसेट के अंदर सतीश सर मैथ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू आपको अच्छे से समझाते हुए करवा रहे हैं। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को संभाला है पूजा मैम ने, और कंटिन्यू उनकी भी क्लासेस आ रही है, तो उसको देखिए। और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स होंगे वो भी पूजा मैम देखेंगे। इसके बाद रेस्ट टॉपिक जो बचता है, खासकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो हो ही रहा है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, तो इसको अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मैं करवाऊंगा आपको। अभी हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एग्जामिनेशन नज़दीक है, और ऐसा नहीं है कि इसी एग्जाम के लिए, इसके आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि हम लोग जो ये करवा रहे हैं इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे इसके साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है, पॉलिटी की शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से। आप लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री के अंदर भी है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी है और पॉलिटी में भी है। तो जब पॉलिटी में पढ़ते तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट बढ़ जाता है और हिस्ट्री वाला कम हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल मिक्स है। हम लोग 1813 पे आते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, 1800 क्वेश्चन क्या है, और इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश में भी हम एक्सक्लूसिव लेके आएंगे सारा। अभी इसको हिंदी में करवा देते हैं, और नहीं तो आपको लगेगा तो इंग्लिश हिंदी हम लोग अगले क्लास से मिक्स कर देंगे। चार्टर एक्ट 1813 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और विचार करके क्या करना है, क्या विचार करना है, तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को क्लियर, चाय का व्यापार और चीन के व्यापार के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने कंपनी के द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। और तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इनमें से उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ऐसा बोला गया है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया है, ठीक कर दिया जाएगा अगली बार से। देखो चार्टर एक्ट, अब इसके अंदर ठीक से इसको पढ़िए। हमें क्या करना है, चार्टर एक्ट 1813 के से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें से हमें आंसर निकालना है। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक से पढ़िए, यानी चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर एकाधिपत्य समाप्त कर दिया। तो ये आंसर क्या होगा, ये राइट है, सही है ना। इसने कंपनी के द्वारा एकाधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन शब्द का यूज किया है, क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया है। अब इसको छोड़ देते हैं, आगे आइए। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये क्या है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। आंसर इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 और 2, यही है ना। अगर मैं चेक कर लूं, आंसर तो सही है ना इसका, 1 और 2 ही होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 ही है। अब देखो, इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। होता क्या है, यूपीएससी जब एक बार सवाल पूछ देता है ना, सवाल एक बार पूछ देता है तब एक्सप्लेन करना, और जो नया सवाल होता है उसके अंदर क्या दिक्कत है हम अभी बताते हैं। सबसे पहले ये तो चलो सीधा सीधा गलत है, ये जैसे सीधा सीधा गलत हुआ, यानी तीसरा नंबर, क्वेश्चन कैसे डिराइव करेंगे आंसर, यहां से हमें नहीं आता। दूसरा सही है कि गलत है, हम कैसे डिराइव करेंगे। तीसरा तो कंफर्म गलत है ना। हमको पता है कि एक तो पहला ये पता है कि 1813 में जब ब्रिटिश एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त किया गया, तब भी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव राइट छोड़ दिया गया था, और उसको 20 ईयर्स यानी 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट तो था ही, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1858 का 1858 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट से ब्रिटिश क्राउन को भारत की प्रभुता मिली थी। जब यहाँ इंडियन सेक्रेटरी चुने गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्टर को हटाया गया था, तब आया था। तो इसके अभी इसका 1813 से तो कोई रिलेशन नहीं है, ये सीधा कटा, और जैसे कटा ये ऑप्शन भी कटा, ये ऑप्शन भी कटा, ये ऑप्शन भी कटा। अब हमें बीच वाला नहीं पता,
दूसरा नंबर नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, आंसर तो यही होगा। अब दूसरे नंबर में क्या दिक्कत है इसको समझो। आयोग, ये क्वेश्चन आयोग पे डिपेंड करता है, एक्सप्लेनेशन तो हम कर देंगे इसको, लेकिन आयोग इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी खींच सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक वर्ड यूज किया गया है ब्रिटिश राज्य क्राउन, इस आधार पे इसको गलत भी किया जा सकता है। चूंकि आयोग ने इसको सही माना तो हम सही से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन ये है कि इस कंपनी के द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर क्राउन को, अब क्राउन के साथ एक और वर्ड यूज किया गया है। देखो यूपीएससी सिर्फ शब्दों के साथ खेलता है, ये ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग सारे सेक्शन में, सारे जीएस के सेक्शन में शब्दों के साथ खेलता है। यहां क्राउन और यहां सुदृढ़ करके इस ऑप्शन को इसने बचा लिया, यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ऑब्वियसली जब कंटिन्यू तो वो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन कर ही रहे थे, अपने राइट को तो बढ़ा ही रहे थे, तो इसके कारण यहां पे एक वर्ड क्राउन है, एक वर्ड सुदृढ़ है, तो सुदृढ़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत किया। सुदृढ़ का मतलब ब्रिटिश क्राउन की सत्ता दिनों दिन मजबूत होती गई, तो एक तो ये सही हो गया, वैसे भी मजबूरी है हमारा सही करना। तीसरा गलत ही था, आंसर मेरा सही निकल गया, तो इस हिसाब से ये आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो देख लिया ना, ऑप्शन के थ्रू भी हम आंसर अप्रोच करेंगे, तो ऑप्शंस को ठीक से सिर्फ पढ़िएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विद्य और आंग्ल विद्य का विवाद। अब इनमें से सही चुनना है, केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन, एक कुछ है केवल एक और तीन ऐसा है ऑप्शन, ये गलत है। और केवल एक, दो और तीन, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ये डी, आंसर इज डी। कैसे होगा उसको देखिए। आपको पता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके अंदर दो ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, दो। पहला क्या था जो इंपॉर्टेंट था? पहला ये था 1813 में कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और दूसरा प्रोविजन ये था कि यहां पे 1 लाख रुपए, और उस समय का 1 लाख कम नहीं होता, 1 लाख रुपए ईयरली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए दिया जाएगा, भारतीय शिक्षा के लिए दिया जाएगा। जब ये 1 लाख की बात हुई ना, तो ये 1 लाख कैसे खर्चा होगा? खर्च होने का कोई तो होना चाहिए, बेसिक चीज है ना। तो इसी के खर्च ये कैसे होगा, इसको लेकर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में बनाया गया। जब ये बनाया गया तो इसके अंदर टोटल 10 मेंबर थे, ठीक है। 10 मेंबर का 2 गुट बटा था। एक गुट कह रहा था कि नहीं, हम अंग्रेजी माध्यम को आगे प्रमोट करेंगे, एक कह रहा था नहीं, जो कन्वेंशनल चीजें चलती आ रही है, जो यहाँ पे मदर टंग है, ये सब उसको हम लोग करेंगे। प्राच्य और आंग्ल विवाद यहीं पे होता है। ट्रेविलियन, ठीक है, और यहां पे हैं प्रिंसिप। तो एक तरफ है ट्रेविलियन, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, यहां पे लिखा होगा ना, आंग्ल विद के साथ ट्रेविलियन का संबंध है, और प्राच्य विद के साथ जो संबंध है वो जेम्स प्रिंसेप का है। जेम्स नहीं, एचटी प्रिंसेप का, इनका एचटी प्रिंसेप। तो ट्रेविलियन इसके साथ है और प्रिंसेप। अब इसमें दोनों के बीच में आपको पता है बहुत सारा डिस्कशन होता है, ये सारा डिस्कशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद 1835 आपको याद होगा, 1835 वो साल है जब आंग्लविद जीत जाते हैं। ये जीत जाते हैं क्योंकि लॉर्ड मैकाले का एक रिपोर्ट आता है, एक उनका रिकमेंडेशन आता है, जिसको मैकाले घोषणा पत्र भी कहते हैं, और उसके अंदर ये कहा गया था कि हायर एजुकेशन में खास करके अंग्रेजी को प्रायोरिटी दी जाए, और ओवरऑल अंग्रेजी को ही प्रायोरिटी दी जाए, ये भी बात थी। लेकिन हायर एजुकेशन में तो था ही, यानी जो मैक्सिमम खर्चा होगा वो उसी तरफ होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी सपोर्ट में थे, उन्होंने इसको मान लिया था। तो ये सारे इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। और कुछ है? हाँ, यही इसके साथ एक और छोटा सा है, मतलब जब ये विवाद चल रहा था और मैकाले का आया, तो मैकाले, तब सवाल ये उठता है कि 1 लाख भैया खर्च कैसे होगा? इस एक कुछ भी है तो 1 लाख रुपया पूरे भारत को एजुकेट करने के लिए उस समय भी काफी नहीं था, तो हुआ कि खर्चा कैसे होगा? यहां पे एक सिद्धांत दिया जाता है, टपकन का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद इसी को निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, और भी क्या है, कुछ और भी है, फिल्ट्रेशन थ्योरी,
फिल्ट्रेशन थ्योरी, टपकन। अब इसका मतलब क्या था, मैकाले का ये कहना था कि हम ऊपर में हायर क्लास के लोगों को एजुकेशन दे देंगे 1 लाख में, अब वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एजुकेशन को नीचे की तरफ लेके जाएं। तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ था। आइए आगे, 1919 भारत में 1919 का भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, यानी कौन सा सही है उसको चुनना है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यानी प्रांत में डायरकी सिस्टम की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, इनमें से कौन सा सही है। केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, इनमें से सही कौन सा है। इनमें से सही कौन सा है, चलिए देखो। प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सिंपल सी बात है। 1919 का वो अधिनियम था जिसके अंतर्गत प्रांत के अंदर डायरकी सिस्टम की बात की गई। डायरकी का मतलब क्या था, जो सिस्टम था इनका उसको 2 भागों में इन्होंने बांटा। पहला आरक्षित, ठीक है, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित, इसमें इन्होंने इसको डिवाइड किया। अब ये जो आरक्षित है वो क्या था, इसके अंदर गवर्नर जनरल या वायसराय, आगे उस समय वायसराय थे, वायसराय को ये राइट था कि जो भी रिजर्व, ये रिजर्व है, जो भी रिजर्व सब्जेक्ट है, जो भी इस कैटेगरी में डाला गया है, उसके अंदर कोई डिसीजन लेना होगा तो गवर्नर जनरल अर्थात उस समय वायसराय थे, वायसराय प्लस उनकी जो पर्सनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय प्लस उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पे फैसला लेता। दूसरा जो हस्तांतरित विषय था, जिसको ट्रांसफर्ड विषय कहते हैं, वो विधायिका के अंदर जो लोग चुन के गए थे उनको लेना था। लेकिन दिक्कत ये था कि रिजर्व लिस्ट के अंदर सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन था या सब्जेक्ट था, लाइक फाइनेंस उसके अंदर था, आगे हम लोग देखेंगे सवाल है। और हस्तांतरित के अंदर हल्के फुल्के रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें थी, जो लोगों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां था, और उसको लागू करने के लिए जो हमें एसेट चाहिए वो यहां था। इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट था, तो पहला आंसर इज सही। अब दूसरा गलत है। अब देखो यूपीएससी का सवाल इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ जाता है कई बार। अब दूसरा पूरा गलत है। गलत इसलिए है कि ये काम कब हुआ था, 1909 में। ये काम 1909 में हुआ था। एक बार हम देखते हैं कि क्या कोई आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 1909 2 नंबर का, तो ये गया, कट गया, ये कट गया, ठीक है। या तो 1 होगा या 3 होगा, या 1 और 3 होगा, राइट। अब केंद्र के द्वारा प्रांत को विधायी शक्ति दिया गया, यहां पे ये सवाल है, ठीक है। विधायी शक्ति दिए जाने का मतलब प्रांत, और प्रांत में जो सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट जो था, जो विषय था, उसको संघ और प्रांत में बांटा गया। संघ सूची और प्रांत सूची में 1919 में ही बांटा गया था। अभी तो 3 सूचियां हैं ना, संघ और प्रांत और संवर्ती, यानी संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। उस समय 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया था, संघ और प्रांत। तो संघ और प्रांत में जैसे बांटा गया वैसे ही पावर ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। केंद्र के द्वारा प्रांतों को पावर का ट्रांसफर कर दिया गया। तो आंसर इसका क्या होगा, सी। आंसर इसका होगा सी। इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। 1 2 3 4, इसमें एबीसीडी कहां चला गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, देखो द्वैध शासन से सवाल, यानी डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, किसे निर्दिष्ट करता है। ये 4 ऑप्शन है। पहला, केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन, यानी केंद्रीय विधानमंडल को 2 भागों में विभाजित करना, क्या डायआर्की सिस्टम है।
दो सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, क्या यह डायरेक्ट सिस्टम है? दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, क्या ये था? या प्रांत में प्रायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन, दो वर्गों में विभाजन। डायरकी सिस्टम का मतलब यह था कि प्रांत के अंदर, आपको पता है 1919 की बात करते हैं तो 1919 में प्रांत के अंदर, प्रोविंस के अंदर क्या किया? डायरकी सिस्टम डाला। अभी हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर आरक्षित और हस्तांतरित दो सब्जेक्ट था। आरक्षी के अंदर वायसराय के अंदर जो इसके साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वो निर्णय लेते थे, और हस्तांतरित के अंदर कौन निर्णय लेता था? हस्तांतरित के अंदर जो निर्णय लेता था वो था जो चुने हुए लोग गए थे विधायिका में। क्लियर? तो यहां पे हो गया, ये आसान है। चलिए आगे, तो आंसर निकल गया ना? हाँ ठीक है, डी। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1919, देखो कितने क्वेश्चन है। अब सोच रहे हैं कि 1919, 1935 और 1909 से रिलेटेड सब्जेक्ट करवा ही दें। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित, अंतरित का मतलब हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन क्या है? रिजर्व लिस्ट में कौन है? रिजर्व लिस्ट में कौन है ये देखना है। देखो ये थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा आसान आपका ये कर रहा है। कैसे कर रहा है अभी हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है ये, सॉरी इसके अंदर नंबर नहीं आ पाया, पता नहीं क्या इशू था। पहला है न्याय प्रशासन, ये 1 नंबर है। ये स्थानीय स्वशासन 2 नंबर है। भू राजस्व 3 नंबर है और पुलिसिंग 4 नंबर है। ठीक है। और अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट है, तो उसमें जो ताकत की चीजें हैं, जो एसेट है, वो किस में है? रिजर्व लिस्ट में है, और हमसे रिजर्व लिस्ट पूछ रहा है। और जो मैंने ये भी बोला ना, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीजें हैं और जो पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं वो ट्रांसफर्ड में है, ट्रांसफर्ड में है। अब इससे क्या पता चलता है? न्याय प्रशासन ताकत की चीज है, कहां है? न्याय प्रशासन ताकत की चीज है। पुलिस ताकत की चीज है, कहां पे है? फिनांस, वित्त ताकत की चीज है, और वित्त कहां से आता है? लैंड रेवेन्यू से, भू राजस्व से। ताकत की चीज है सेंटर, और स्थानीय स्वशासन वेलफेयर की चीज है, लोगों से रिलेटेड चीजें हैं। कहां से आया? किसको मिला? ये मिलेगा ट्रांसफर्ड को, आरक्षित माने हस्तांतरित को। अब देखिए ये 2 नंबर है, काटिए काटिए, गलत। यहां पे देखो 2 नंबर है, और कहा? यहां 2 है, गलत। यहां 2 है, गलत। आंसर देखो निकल के आ गया, आंसर इज सी। यूपीएससी का आंसर ऐसे निकालो, यूपीएससी का जो आंसर है ना इस तरह से निकालिए, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे करके आप जब समझ लोगे ना, अब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जैसे देखो ये है ना यहाँ पे वित्त, वित्त जो है वो किसके पास है? वो रिजर्व है यानी आरक्षित है। और कृषि किसके पास है? कृषि है ट्रांसफर्ड में। अब कृषि के लिए पैसे चाहिए, है ही नहीं, कृषि के लिए पैसे चाहिए, है ही नहीं। सिंचाई किसके पास है? इरिगेशन, सिंचाई जो है वो सरकार रिजर्व में है, आरक्षित में है। एग्रीकल्चर कहाँ है? अब एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? सिंचाई देंगे ही नहीं, वो फंड इशू नहीं करेंगे, सिंचाई के लिए पास ही नहीं करेंगे। तो ये सारी समस्याएं थी। स्थानीय स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें किसमें था? ट्रांसफर्ड में, और इसको चलाने वाला जो पैसा था वो अलग था। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1919 में के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। मताधिकार, वोटिंग राइट के बारे में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान था। ठीक है, इनमें से सही कौन और गलत कौन? देखो हमको ये नहीं पता, लेकिन हमको पता ये है कि इसका 21 साल से तो कोई लेना देना है नहीं। ऐसा इतना दानवीर बनने नहीं गए थे अंग्रेज, हम नहीं भी पढ़े तो इतना तो पढ़ ही लिए होंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, कि 21 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यानी 21 साल का कोई चक्कर है नहीं। तो ये तो कहानी खत्म हो गई।
ये तो कहानी खत्म हो गई, एक कट गया। अब एक कटा तो ये गया और ये गया, ना ना ये नहीं जाएगा, सॉरी, ये है, ये गया, ये गया, दो गया। अब हमको पता नहीं दूसरा का क्या है, ठीक है। अब इसमें से सही सही चुनना है, कौन सा सही है, तो एक तो सही नहीं है। अब दूसरा देखते हैं कौन सा सही है, ये चुनना है ना, तो एक तो नहीं है, सही चुनना है ना, एक तो होगा नहीं, चलिए अब ना तो एक, ठीक है। अब आगे, अब देखो दूसरा, 1935 में के विधानमंडल में क्या महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था? क्या आरक्षण का प्रावधान था? तो इसका आंसर होगा हाँ, महिलाओं को भी दिया गया, दलितों को भी दिया गया, श्रमिकों को भी दिया गया, तो इसको बढ़ा दिया गया था। और महिलाओं, पहले से तो रिजर्वेशन दिया ही जा रहा था, ये 1935 है ना, तो 1919 आपको 1909 में मुसलमानों को दिया गया, उसके बाद 1919 में यूरोपियों को दिया गया, ईसाइयों जो इंडियन ईसाई थे उनको दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, तो वो तीन तो अलग दे दिया गया 1919 में ही, यूरोपियन को मिला, एंग्लो इंडियन को मिला, इंडियन ईसाई को मिला। 1935 में किसको मिला? तो इसको बढ़ा के फिर महिलाओं, श्रमिकों को, दलितों को, इनको भी दे दिया गया। तो आंसर बी इज राइट, सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है, और एक गलत हो गया। तो अगर नहीं भी आता है तो आप दो ऑप्शन को तो हटा दिए ना, अब जो लड़ाई होगी वो दो ही के अंदर होगी, तो आपके सही होने के चांसेस 50% बढ़ गए। 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल या प्रांतीय गवर्नर को, किसको दिया गया था? आंसर इज डी। देखो पहले देखने दो, कोई इससे रिलेटेड सवाल और भी है? पहले इसको कर लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया, केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लिखित योजना पर, इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? देखो इस समय क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर बहुत गलतियां हुई है। क्यों गलतियां हुई अभी बताते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा है ना, बड़ा स्वीट सा लग रहा है एकदम, और ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है। देखो कैसे, क्या क्वेश्चन है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर उल्लिखित है? मार्लेमेंट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आंसर पहले कर लेते हैं, आंसर इज सी। आंसर जो है वो है सी, ठीक है, ये है आपका सही आंसर। चलो ठीक है, ये आपका सही आंसर है, लेकिन गलत जो आंसर है क्या वो सही में गलत है? कैसे गलत हुआ? ये क्वेश्चन क्यों मुश्किल है? यहां पे ठीक से पढ़ी, इसको जो मिस कर देगा कहानी खत्म, कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज क्यों हो जाएगा? हमें भारत के संविधान के अंदर, भारत के संविधान में जो अभी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी भारतीय संविधान है, उसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो पूछा है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो 1919 में भी हुआ था, प्रांत और संघ और राज्य सूची में ये भी हुआ था, ठीक है, हुआ था ना, पता है ना। लेकिन 1935 में जो केंद्र, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तीन सूची में जो बांटा गया, इसी को संविधान ने ऑप्ट किया था। हुआ था तो इसके अंदर भी, लेकिन दो ही लिस्ट था। बाद में 1935 में तीन लिस्ट आया और इसी को यहां पे डाला गया। और यहां जो क्वेश्चन लास्ट में छूट रहा था, ये जो मैंने अभी बताया कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी ना, वो प्रांतीय गवर्नर को दिया गया, क्योंकि 1935 में इंडियन फेडरेशन की बात थी, भारतीय महासंघ का बात था, जिसके अंदर इंडियन प्रोविंस भी रहेगा, राजवाड़े भी रहेंगे, इन सब को गवर्नर के अंदर जो स्टेट था, जैसे यूटी जैसे आज है, वो भी रहेगा, वो सब शामिल होगा और शामिल होकर भारतीय महासंघ बनेगा।
लेकिन चूंकि ये बन नहीं पाया उनके टर्म एंड कंडीशन के कारण, और कोई जो देसी राज वाले थे उन्होंने कहीं से कोई कॉपरेट नहीं किया, तो वो बना नहीं। और जब बना नहीं तो योजना फेल कर गया। लेकिन जो पावर्स थे, अवशिष्ट शक्तियों वाले जो प्रांत को देने थे, वो वहां के प्रांतीय गवर्नर्स को दे दिया गया था। तो ये आपका आज का है, आज का पॉलिटी का हो गया। आगे इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी आप हमारे साथ सीख जाएंगे। तो PYQ सेशन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, और जो PDF है इसका वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप पे चले जाइएगा, PYQ के नाम से ही PDF है, सेक्शन बनाया गया है फ्री कोर्सेज का, उसके अंदर UPSC PYQ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आंसर के साथ, वहां आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिए अपना।